बच्चों को एक बार का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान बैच में। और जिस टाइप के आपको सवाल कर लेने चाहिए घर पे बैठ के, जिससे आपकी थोड़ी दिमागी कसरत हो जाए, वो सारे सवाल आज हम करेंगे। और शुरू करते हैं एटॉमिक फिजिक्स का ये लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट एटम पढ़ेंगे भाई साहब, कंप्लीट एटम पढ़ेंगे। शुरू करेंगे जे थॉमसन से, कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। शुरू करेंगे जे थॉमसन से, फिर अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड पे जाएंगे, रदरफोर्ड से नील्स बोर पे जाएंगे, सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो छोटा पोस्टुलेट है, क्या पता कभी सवाल पूछ दे, तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है? पोस्टुलेट नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब ये एटम है और इस एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उनका कहना था कि पॉजिटिवली चार्ज हर जगह है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहीं बीच बीच में ऐसे फंसा हुआ है, जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसा होता है, सीड्स, वाटरमेलन सीड्स की तरह। ये तरबूज बोला कि ऐसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज हर जगह होता है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, ये उनका कहना था। लेकिन जे थॉमसन की एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और उसके आउटकम्स को, उसके रिजल्ट को ये दोनों वेरीफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो जे थॉमसन मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, आउटकम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अगर तुमसे पूछ दे कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। उन्होंने बोला था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में होते हैं, और पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। ये बात उनकी सही थी, लेकिन पूरे स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वाली बात उनकी गलत हो गई, ठीक है ना। तो एटम की स्टेबिलिटी को और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जो भी रिजल्ट मिल रहे थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जे थॉमसन मॉडल। क्या था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या हुआ कि बम्बार्ड किया, है ना, जब हमने एटम पे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन। जब 99.86% अल्फा पार्टिकल, 99.86% अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के पास करके, बिना डेविएशन के पास करके। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में नहीं होता है, वो सेंटर पे ही होता है ना। ये उनका मेन आउटकम था। और इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में पता चला। दूसरी बात, हम यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब है कि मान लीजिए ये एटम है और इसका टोटल चार्ज है +Za। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2e होता है। हाँ, तो जब हम इसको किसी काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्ड करते हैं, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दिया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, रिपल्सन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, तो ये कहीं r0 डिस्टेंस पे आके यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो सारी अल्फा और इस एटम के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब kZe इंटू 2e, तो 2e 2 से मल्टीप्लाई कर दो, e² हो जाएगा, बटा r0 ये आ गया। तो r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप कह सकते हैं क्या? हाँ, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना पास जाके रुकेगा, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच उतना कम होगा। अच्छा, इसमें ये भी आता है, काइनेटिक एनर्जी को आप mv² भी लिख सकते हैं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से ये r0 को इधर ले जाओगे, v0 नीचे हो जाएगा, ये सारा टर्म कांस्टेंट मान सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पे इसको मैं लिखता हूं ½ mv0 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, अब अल्फा पार्टिकल का मास, ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, तो r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैट पे भी हमने पढ़ा है, स्पीड डबल कर देंगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 1/4 कम हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे ये भी कह देते हैं
कि आर नॉट ऊपर ले जाएंगे मास नीचे आएगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सारे आउटकम्स आपको याद होने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, रदरफोर्ड के मॉडल में, ये नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन की एनर्जी निकलती है वो किस किस रेंज में होती है एनर्जी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और लाइन स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। याद रखना ये बात। हाँ सर। अब जे थॉमसन साहब आते हैं। जे थॉमसन के तीन पॉस्टुलेट में पहला पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन revolves in a stable orbit in which energy of electron is fixed, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है वो फिक्स रहती है, वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी, मतलब वो एक स्टेशनरी वेव बना के इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है सर, समझ गया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए स्टेबल ऑर्बिट इन विच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। दूसरा था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम is quantized. Angular momentum is quantized. Angular momentum is equal to nh by 2 pi. Angular momentum is directly proportional to h by 2 pi होता है। क्या होता है? Angular momentum is directly proportional to h by 2 pi होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि होल नंबर में होगा चीजें। कोई भी चीज क्वांटाइज कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो होल नंबर में होगा। कोई भी चीज क्वांटाइज कर रही है इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू एक फिक्स पैटर्न में होगा। हाँ या ना? कई बार बच्चा कहता है कि सर चार्ज क्वांटाइज है तो चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जो कि फ्रैक्शन में 1.6 × 10⁻⁻19। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि कुछ भी डेसिमल में हो सकता है। तो क्या चार्ज डेसिमल में हो सकता है? हाँ। क्या एंगुलर मोमेंटम डेसिमल में हो सकता है? हाँ। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा उसका डबल करेगा, फिर उसका ट्रिपल करेगा, एक फिक्स पैटर्न में होगा। कोई भी रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 पाई फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके बाद होगा 2 × h/2 पाई, उसके बाद होगा 3 × h/2 पाई, उसके बाद होगा 4 × h/2 पाई, उसके बाद होगा 5 × h/2 पाई। मतलब यहाँ पे n तुम्हारा होल नंबर में होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, मान लीजिए हायर है ये लोअर है, तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटोन निकलता है। उतनी मतलब इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन निकलता है। बताइए समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो जोर चमक गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और ये एनर्जी का डिफरेंस है वो अभी और बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स है वो कौन देता है? तो जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एटम के अंदर न्यूक्लियस पिन पॉइंटेड स्पेस में होता है। न्यूक्लियस में n मान लो कि आपके हैं प्रोटॉन, तो ये n प्रोटॉन है, तो ये z नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर z है, तो z इंटू ई चार्ज हो गया। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी ऑर्बिट में घूम रहा है v स्पीड से, तो इसको घूमने के लिए v स्पीड से mv² के बराबर फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? mv² के बराबर फोर्स। देखो mv² के बराबर फोर्स, और वो फोर्स कौन लगाएगा? एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में बैठा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा सेंटर की तरफ, तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो के इसका चार्ज जेड ही इंटू ई, देखो ना चार्ज जेड ही इंटू ई, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एम बी स्क्वायर बी आर के जेड ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर एन एच बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है। सर समझ गया। अब यहीं से तुम वेलोसिटी निकालो। सर कैसे निकाले? ये भी स्मॉल आ रही है, रेडियस लिखा है, निकालो। सर कैसे निकाले? चलो एक काम करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई करोगे तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से इस आर से आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा। हाँ, इस आर को यहां ले जाओ, तो एम भी स्क्वायर को लिखेंगे एम भी आर, यार आ गया। तो सही है क्या? तो एम तो एम है, आर भी आ गया, भी स्क्वायर था तो एक भी यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर रहेगा। हाँ, एम बी आर को क्या लिख सकते हैं? एन एच बाई 2 पाई, तो इसको लिख लो एन एच बाई 2 पाई। वी
NH बाई 2 पाई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर। तो वी रहने तो 2 पाई को यहां ले जाओ, तो 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू जेड बटा एन इंटू एच, तो एन यहां लिख लेते हो, इसको साइड में रख दो। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी बराबर है 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच जेड इंटू एन। सर ये वेलोसिटी हो गया। हाँ, ये फैक्टर तुम्हारा प्योर कांस्टेंट है कि हाँ, इसकी वैल्यू आती सॉल्व करके 1.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, जहां पे जेड एटॉमिक नंबर है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देखोगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 1.18 को लगभग 2 लिख सकते हो, 2 × 10⁶ बाई एन। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट कम होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकेंड ऑर्बिट में इनको 2 रखोगे तो वेलोसिटी कम होगी, थर्ड ऑर्बिट में इनको 3 रखोगे और वेलोसिटी कम होगी, फोर्थ ऑर्बिट में और हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी बाय इंक्रीजिंग एन। सही बात है। अच्छा, तो सर आपकी वेलोसिटी की एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो आया है 2 पाई के ई स्क्वायर बटा एच जेड बाई एन। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू NH बाई, जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं। तो v की वैल्यू में रख दो, चलिए v की वैल्यू रख दे। हाँ, v की वैल्यू ये रख दो, तो v की वैल्यू रखोगे तो m साइड में आ गए, ये पूरी v की वैल्यू है 2 पाई के ई स्क्वायर जेड बाई एन एच इंटू आर बराबर NH बाई 2 पाई। बड़ा सिंपल तरीका है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, निकाल लो r बराबर क्या आ जाएगा। तो r बराबर अगर हम ध्यान से देखें तो NH और ये NH, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, के रहेगा ई स्क्वायर m इंटू जेड, ये आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो चलो ठीक है घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई ऐसा पार्टिकल होता जिसमें सब कुछ सेम होता, बस मास डबल होता, तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में उसका जो रेडियस होती है वो आधा होती है। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यस। अच्छा, अगर मैं यहां से एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻34 4 पाई के ई स्क्वायर एम को कांस्टेंट मान लो, तो क्या ये आर बराबर हो जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यस, जहां पे आर नॉट की वैल्यू, इस पूरी को हम कहते हैं बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाओगे तो ऊपर जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। वाह यार, मजा आ गया लोग। अब यही चीज सारा यहाँ पे ड्राइव करके यहाँ वो मैंने समझा दिया कैसे आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है आर बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही आया है। आर बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, देखो यही आया है। हाँ सर, ये रेडियस का रिलेशन हो गया, इसको कहते हैं बोर रेडियस। ये एटॉमिक नंबर जेड जिस और देखोगे, और ये है एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो v बराबर 1.8 को 2.2 लिख सकते हैं 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 2.2 इंटू 10⁶